नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो राजनीति के पारंगत खिलाड़ी रहे हैं। उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। पूर्व मंत्री हैं, लगभग 6 दशक से राजनीतिक अनुभव है, एक्टिव पॉलिटिक्स का अनुभव है। ऐसे में ऐसे जो व्यक्तित्व है, ऐसी जो शख्सियत है, उनसे जो राजनीति की जो बिसात है, जो शतरंज है, उसमें किस तरह की चालें हैं, किस तरह की चालों के बाद भूचालें हैं, ये समझने के लिए हम ये खास कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आते हैं। क्योंकि राजनीति जो है वो हमारे लिए चाहे ठीक है दूर का सब्जेक्ट ही सही, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप और हम सब देखते हैं कि राजनीति को ज़्यादा आपको डायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से तो कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये हमारी गलतफहमी भी है। असल बात यह है कि परोक्ष रूप में सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह राजनीति आपको घेरे हुए है और राजनीतिक दल, सियासी दल और जो सियासी दल सत्ता में बैठे हुए हैं वो आपके प्रति अनेक बातें सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपको भुलावा दिया जाए, किस तरह से आपको बरगलाया जाए, किस तरह से आपका समर्थन लिया जाए, किस तरह से आपको वोट में ट्रांसलेट किया जाए। ये सब ही बातें जो हैं उनके दिमाग में 24 घंटे रहती हैं। इसलिए आप चाहे आपके दिमाग में चाहे वो 24 घंटे ना रहते हो, लेकिन उनके दिमाग में आप 24 घंटे हैं। इसलिए जो हमारे बारे में इतना सोचता है उसके बारे में हमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम की खासियत, नोयत, नेचर यही है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, और सोचना भी इस तरह का है जिसमें कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सोच रहे हैं। यदि कोई आपका कल्याण करने के लिए, रंजन करने के लिए सोच रहा हो तब तो कोई बात नहीं, आप निष्फिक्र होकर बैठ सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो किस तरह की चालें हैं, किस तरह की भूचाल है, यही समझने के लिए चलते हैं चंद्राजीत सिंघवी के पास और सिंघवी साहब का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो इस वक्त चर्चा आपकी कर्म भूमि राजस्थान में बहुत जबरदस्त हलचल मची हुई है। चर्चाएं भी जबरदस्त हैं और आरोप प्रत्यारोप भी हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन उसमें हम आए इससे पहले सचिन पायलट को लेकर जो इस वक्त जबरदस्त मामला चल रहा है, इसमें हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर मीटिंग हुई है सचिन पायलट के अनशन को लेकर। हम इस बात पर भी आएंगे कि सचिन पायलट के इस अनशन से यहाँ स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट्स होंगे, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, या सचिन पायलट की निजी राजनीतिक जीवन में किस तरह का बदलाव हो सकता है, इस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी सुखजिंदर रंधावा ने भी आपस में मीटिंग की है और सचिन पायलट के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अब पार्टी के अन्य लोगों के साथ भी इस पूरे मुद्दे को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग का जो एजेंडा बताया जा रहा है वो ये है कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का और वसुंधरा राजे के शासनकाल में हुए कथित घोटालों का, ये मुद्दा जो है चूंकि भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सो कॉल्ड जिसको कहते हैं कमिटेड है कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार के प्रति। तो 4.5 साल में ये जो जीरो टॉलरेंस थी ये क्या हुई, यही अनशन का मुख्य मुद्दा था सचिन पायलट का। अब ये मीटिंग चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। आपको क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे का, इस अनबन का, इस अनशन का कोई सलटारा कर पाएंगे, कोई सकारात्मक रास्ता दिखा पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इस समस्या को समझने के लिए पिछले 5 वर्ष का राजस्थान की राजनीतिक इतिहास पढ़ना होगा। उन्हें मालूम ही नहीं है कि आखिर सचिन पायलट ने यह मुद्दा क्यों उठाया। कोई सचिन पायलट दूध पीते बच्चे नहीं है। असल में यह हुआ था कि जब पहली बार कांग्रेस के अंदर विद्रोह हुआ और सचिन पायलट के विधायकों की भी बाड़ाबंदी हुई और गहलोत के विधायकों की खेमाबंदी हुई, उस वक्त सचिन पायलट को फेल करने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिल खोलकर अशोक गहलोत की मदद की और सरकार को बचाया। यानी अशोक गहलोत के सबसे बड़े विरोधी सचिन पायलट के
प्रयास को असफल करने में जिसने भी मदद की, क्या वो सचिन पायलट का विरोधी नहीं हुआ? जब वो सचिन पायलट का विरोधी हुआ, उसने उस पर विरोध किया, तो विरोधी के सहयोगी भी विरोधी होते हैं, इसलिए सचिन पायलट ने मुद्दा उठा लिया। क्या गलत उठाया उसने? अब ये बात अलग है कि मुद्दे में सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, गहलोत की प्रतिक्रिया, मैं इसकी परवाह नहीं करता। पर एक बात तय है, सचिन पायलट के पास वसुंधरा का विरोध करने का कारण था। कारण यह कि वसुंधरा ने 4.5 वर्ष तक जमकर अशोक गहलोत की तरफदारी की, और इसके तरफदारी का मतलब था सचिन पायलट का विरोध करना। तो सचिन पायलट ने जैसे को तैसे के हिसाब से, टिट फॉर टैट की पॉलिसी के हिसाब से ये मुद्दा उठा लिया। और क्या कारण? कोई कारण नहीं इसके अलावा। आते हैं हम इस बात के ऊपर कि सचिन पायलट ने जो अनशन किया अपनी ही सरकार, हालांकि अब वो सरकार में किस तरह की भूमिका में है तो आप हम सब जानते हैं, महज एक एमएलए हैं, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के एमएलए हैं सचिन पायलट। अपनी ही सरकार के खिलाफ ये जो अनशन है, इसका कांग्रेस की वर्तमान जो राजनीति है, कांग्रेस की जो सरकार है, इसके ऊपर तो क्या असर आएगा, और सचिन पायलट के राजनीतिक करियर पर क्या असर आएगा? सुभाष जी, जबरदस्त असर। अपनी सरकार, किसकी सरकार? जिस सरकार ने 4.5 वर्ष तक, ठीक है, सचिन पायलट कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उसकी मेहनत से सरकार बनी। उस सरकार ने सचिन पायलट की जो अवहेलना की, घोरतम अवहेलना की, अपमानित किया, लांछित किया, तिरस्कृत किया, तो उस सरकार को अपनी सरकार कहने में अगर सचिन पायलट को थोड़ी बहुत शर्म भी आती है तो क्या हो गया? रॉन्ग। अगर यह सरकार सचिन पायलट के साझेदारी की सरकार होती तो सचिन पायलट ने कदम नहीं उठाता। इस सचिन पायलट, यह सरकार केवल अशोक गहलोत की सरकार थी, ये कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी। इट वॉज वन मैन गवर्नमेंट, और वो वन मैन गवर्नमेंट का मुखिया इसका दुश्मन था, विरोधी था, उनका आलोचक था, उनको तिरस्कार करता था। इसलिए उसका बदला लेने के लिए अगर सचिन पायलट ये काम करता है, इसे पार्टी विरोधी नहीं, मैं इसे गहलोत विरोधी मानने को तैयार हूं। और केवल गहलोत विरोधी होना पार्टी विरोधी होना नहीं है। इसलिए मैं सचिन पायलट के इस कदम के बारे में अब आपको बता रहा हूं। ये छोटा कदम नहीं है। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों में 3 बड़े नेता पैदा हुए। गुर्जरों का नेता हुआ सचिन पायलट, और जाटों का नेता नाथुराम मिर्जा के बाद पैदा हुआ हनुमान बेनीवाल, और मीणों में नेता हुआ पैदा खिरोजी मीणा। तीनों की दुर्गति अपनी पार्टी में हुई है। वो खिरोजी को वक्त नहीं मिला जो मिलना चाहिए, वो हनुमान को नहीं मिला जो मिलना चाहिए, वो सचिन को नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो 3 बड़ी जातियों के 3 बड़े नेता अपमानित हुए, लांछित हुए, तिरस्कृत हुए। तीनों ने अपने ढंग से कस के सरकार का विरोध किया। क्या हनुमान ने कत्ल का विरोध करने में, क्या खिरोजी ने भाजपा के लोगों को सबक नहीं दिया आंदोलन करके जगह जगह? जब तीनों नेता उनके कम्युनिटी की नजर में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, हनुमान जाटों का सर्वोत्तम नेता था, तो जाट सोचते थे ये हमारा नेता प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। यही सचिन पायलट के लोग सोचते थे कि गुर्जर पहुंच जाएगा, और खिरोजी के बारे में तो पूरा राजस्थान सोचता था। जब इनकी अवहेलना की तब यह तय हो गया कि आने वाले 10 साल में और कोई जाटों में हनुमान बेनीवाल स्तर का आदमी नहीं बनेगा, गुर्जरों में सचिन पायलट के स्तर का नहीं बनेगा, और मीणों में खिरोजी के स्तर का नहीं मिलेगा। तो तीनों जातियों के 3 नेता इस कारण अपनी जाति की नजर के अंदर अपमानित माने गए। इसलिए ये जो आंदोलन हुआ है, इसका सीधा असर ये है कि अब कांग्रेस को सचिन पायलट के अंदर न रहने के बाद गुर्जरों का वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस को जाटों का वोट नहीं मिलेगा। जाट वैसे भी अशोक गहलोत के 30 साल से विरोध करते रहे, मीणों का विरोध कंडीशनल मिलेगा, मगर कांग्रेस को इसका फैसला खिरोजी मीणा करेगा। तीनों जातियों के 3 नेता बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उन तीनों को गंगा जी डाल दिया गया। इसलिए इस आंदोलन का सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। गुर्जर अपने नेता के हिसाब से वोट देंगे, जाट अपने नेता के हिसाब से वोट देंगे, मीणा अपने नेता के हिसाब से वोट देंगे। इस थ्योरी को फेल करने के लिए कांग्रेस और भाजपा इन्हीं जाति की कर देगी, मगर ये भी सामने लाएंगे जब जाति के 2 उम्मीदवार टकराएंगे तो अपनी अपनी जाति के नेता की बात सुनी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान इस आंदोलन का है। जो कांग्रेस
हम सोचते थे 25 सीट पर जाएगी, अब वो 15-20 पर आ गई है, नाम ही नहीं है कहीं। जो भाजपा हम सोचते थे 150-60 सीट पर है, वो भी घर की 120 पर आ गई है। ऐसी स्थिति के अंदर इस आंदोलन की अहमियत को समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये एक जाति के अपमान के प्रतिकार का आंदोलन है। इस आंदोलन के बारे में बाद में आया कि हनुमान बेनीवाल ने कहा, ऐसा कहा जाता है, मेरे पास जानकारी भी है कि आप अपनी पार्टी अलग से बना के लड़ो, मैं अपनी पार्टी में लड़ रहा हूं, दोनों मिलकर तय कर लेंगे, जिसके ज्यादा वोट आएंगे। तो आपके हिसाब से फिर हो गया। इसी पर आते हैं, आपने जो प्रपोजिशन बताई है और जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी हैं, इसको यदि हम देखते हैं तो सचिन पायलट गुर्जरों के बड़े नेता हैं, जो आपने भी कहा। हनुमान बेनीवाल जिनकी आरएलपी पार्टी है, वो भी जाटों में इस वक्त काफी प्रभावशाली माने जा रहे हैं। और बीटीपी जो है वो दक्षिण राजस्थान में, जहां बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासियों का जो एरिया है उसकी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में दस्तक दे रही है, वो भी पावर में आने की कोशिश में है। एक पार्टी बसती है साउथ से आती है, असदुद्दीन ओवैसी की, जो मुस्लिम पार्टी है। तो ऐसी कोई प्रपोजिशन हो सकती है क्या राजस्थान में थर्ड फ्रंट के रूप में, कि ये सारे लोग मिलकर और इन दो प्रमुख दलों को चुनौती देते हुए और कोई जगह बना पाए? इतना आप संदेह मत करो, ये तो होना है। आप बताइए, मुझे खुद ही बताइए, जब एक एक पार्टी के बारे में सोचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण और ठाकुरों को संतुष्ट किया, न तो गुजरों को किया, न मीणों को किया, न माधवों को किया, न मुसलमानों को किया, न जाटों को किया। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस ने मुसलमानों को संतुष्ट करने की तो कोशिश की, लेकिन और किसको, इन ब्राह्मणों को कर ही नहीं पाई। दोनों पार्टियां इन महान जातियों से विमुक्त हो चुकी है, इसलिए बच्चे लोग एक हो जाते हैं। तो इस बात से ये बात क्या है, ओवैसी का काम कोई बड़ी पार्टी के रूप में नहीं मानता, व्यक्ति के रूप में है। एक जाति के कुछ वोटों को इधर उधर कर सकता है। फैक्टर तो 3 ही है, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरणलाल मीणा, तो फैक्टर ही नहीं है। अब ये बड़ी बड़ी पार्टियां सोचती है कि हम तीनों को नजरअंदाज करके सरकार में आएंगे। इनका सोच में ये मान्यता है कि अगर ये तीनों विरोध करने पर टिक जाएंगे तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को छीन के आएगी। कांग्रेस तो पहले ही मृत प्राय है, वो तो जा ही रही है, मरघट की तरफ जा रही है, उसकी तो और बुरी हालत हो जाएगी। कांग्रेस पर तो आप मानते हो नहीं मानते हो, अगर सचिन पायलट कांग्रेस से निकल गया तो कल कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बुद्धिमानी से काम लेकर सचिन की बात को मानकर उसे सम्मान देते हुए पार्टी में रखिए। यही मैं चाहता हूं हनुमान बेनीवाल का हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हनुमान बेनीवाल को और उनके समर्थकों को मान्यता देना दोनों पार्टियों का कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्यच्युत होंगे, कीमत चुकाएंगे। हार जीत का फैसला 1-2 फैक्टर पर नहीं होता है, इसकी मैं चर्चा नहीं करता हूँ। आपने कहा कि थर्ड फ्रंट तो बना हुआ ही है, कब नहीं बना? नाथूराम मिर्जा और कल्याण सिंह कामली 2 मित्र मिले तो थर्ड फ्रंट बन गया। होगी सरकारों की, आ गया ना मोर्चा, बन गया ना नाथूराम जी नेता। तो अगर वो 2 आदमी मिलकर नेता बन सकते हैं तो 3 मिलकर नेता क्यों नहीं बन सकते? ये भी बन सकते हैं। अब लोग ये कहते हैं साहब कि इनके पीछे ताकत किसकी होगी? ताकत इनके वोटर्स की है। आज सचिन पायलट ये तय कर दे कि मैं राजस्थान के अंदर यात्रा करूंगा, कोई जगह नहीं होगी, हजारों लोग उसके जलसे का स्वागत नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल अगर जाट बेल्ट में यात्रा की घोषणा कर दे तो कोई जाट बेल्ट का कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां हनुमान बेनीवाल की जय जयकार के लिए सारे जाट युवा खड़े नहीं हो जाएंगे। किरोड़ी तो करते ही रोज ही, हर आंदोलन में हजारों लोग होते हैं। एकला चलो रे के सिद्धांत पर चलता है और सबको झुका के डाल देता है। मैं इस आंदोलन को अत्यंत आवश्यक मानता हूँ। ये दोनों पार्टियों के भविष्य को तय करने वाला एक फैक्टर क्रिएट करेगा। अभी तो क्या पता क्या हो। अब राष्ट्रवादी सचिन पायलट को टुकड़ा डालना आसान नहीं है। वो बस बार बार मुख्यमंत्री पद की मांग कर चुका है कि इसको और कोई जगह दे देंगे। ये क्या बात है? एक आदमी IAS की नौकरी में पास हो गया, बोले कलेक्टर की जगह खाली तो पटवारी का पद दे ले, तो लेगा क्या वो? ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों सोचते हैं लोग? अब तो मैं कहता हूं सचिन पायलट शुड बी स्टेक, आई एम चीफ मिनिस्टर, और अदरवाइज जिसको मैं चाहता हूं वो मुख्यमंत्री बने, वरना मैं कांग्रेस की मदद नहीं करूंगा। एक बार कह के तो देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व को पसीना आ जाएगा। नाम लेने वाले कांग्रेस के नहीं बचेंगे प्रदेश के अंदर। और हनुमान की तो बात ही अलग है। हनुमान तो अपने आप में पार्टी है,
उसने कब कहा कि मैं सीएम का दावेदार हूं? लेकिन अगर हनुमान, सचिन पायलट ये आपस में मिल जाते हैं तो जाट गुजर बेल्ट की 60 सीटें हैं राजस्थान में, उन 60 सीटों का मतलब इन दोनों के हाथ में आएगा। भाजपा में कौन आदमी है जो जाटों को लुभा सकता, बताओ मुझे। कांग्रेस में कौन आदमी है जो गुजरों को लुभा सकता है, जाटों को लुभा सकता है? कोई आदमी है ही नहीं। मैं तो 30 साल कांग्रेस में रहा हूं। ये तो 2003 में मेरे और किसी एक मित्र था, उसके प्रयास थे 10 में से 9 सीट हम जाटों के लिए। दारू सिंह ने मुझे कहा था कि जाट तुम्हारे कहने पर नहीं आएंगे, वे हमारे कहने पर नहीं आएंगे। जाट अपनी हैसियत, अपनी इच्छा, अपने व्यक्तित्व को सम्मान देकर आया। पहली बार शेखावत और 2 सीट भी नहीं ला पाए थे नागौर में। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, मैं कांग्रेस का बुरा नहीं चाहता हूं, मगर मैं कांग्रेस में जिस प्रकार से एक व्यक्ति का सिद्धांत और दादागिरी डिक्टेटरशिप चल रही है उसको लाइक नहीं करता हूं। सबको साथ लेके चले। कांग्रेस का बचना भी जरूरी है, कांग्रेस का लोकतंत्र में बचना, राजस्थान में मजबूत विपक्ष का होना ये भी जरूरी है। पर इसका तरीका ये थोड़ी है कि सबसे कद्दावर आदमियों को आप इग्नोर कर दो, सबसे महत्वपूर्ण जगह आपको एक कोने में डाल दो, ये नहीं चलता है। अब इस आंदोलन का फैसला क्या होगा? खड़गे साहब कोई निर्णय कर ही नहीं सकते। खड़गे साहब का पर्यायवाची शब्द अनिर्णय, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि निर्णय के पहले उनको भी कई जगह बात करनी पड़ती है। आज ये मामला तय करेगा कि गांधी परिवार का कितना वक्त रह गया है, गांधी परिवार के खड़गे साहब कितने वफादार हैं, एक लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और जहां रंधावा की बोल को तो बोल मानता ही नहीं। रंधावा राजस्थान की एबीसीडी नहीं जानते, राजस्थान की डेफिनेशन नहीं जानते। उनको अगर स्पेलिंग भी लिखाई जाए तो राजस्थान के आधे गांव की स्पेलिंग लिखते, बोल दिया फट, बिना सोचे समझे। क्या बुराई थी? आंदोलन तो किया था, कांग्रेस हटाने की बात थोड़ी की थी, कांग्रेस मिटाने की बात थोड़ी की थी। अब वो यह कहता है कि वसुंधरा के खिलाफ मांग क्यों गए, तो बताओ अशोक के खिलाफ करता मांग। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग की है। आज वसुंधरा का नंबर आया है, कल आपका भी आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग करना अपराध कैसे, गलती कैसे, भूल कैसे? हाँ, वो ये कहता कि नहीं मुझे बनाओ सीएम, इसके लिए अनशन करता तो गलत होता, वो तो उसने कहा नहीं। ऐसी कौन सी गलत बात है? तो आपने जो कहा कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार के मामले को उठाकर कोई गलती नहीं की है, हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि ये जो आरोप लगाया है सचिन पायलट ने, या कि आरोप तो खैर वो जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे चुनाव के, उनके दौरों में भी लगाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इस आरोप का, वसुंधरा राजे के ऊपर जो आरोप है, इसका क्या असर देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को बचाने के लिए मैदान में आ जाएगी, ये आप परिकल्पना मत करो। वसुंधरा को इग्नोर करने का हर प्रयास भाजपा में हो चुका। पहले फोटो नहीं आते थे, इनके चित्र नहीं आते थे, इनको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, प्रोग्राम होता था तो नहीं जाते थे, इनके प्रोग्राम में लोग नहीं जाते थे, इनके प्रोग्राम होते उनका विरोध किया जाता। तो जो वसुंधरा भाजपा का इतना तिरस्कार झेल चुकी हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? थोड़ा और सही। और वसुंधरा का अपना अलग तरीका है, उसका व्यक्तित्व है, वो अलग तरीके से राजनीति करती है। वो कोई पार्टी की मोहताज नहीं है और पार्टी से मांग भी नहीं रही है। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो जो मुख्यमंत्री का फेस बनाओ, कहेंगे। तो इसलिए वसुंधरा के इस आंदोलन का भाजपा पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जो वसुंधरा के विरोधी लॉबी है, जिसका अधिकार लोग कहते हैं कि कट्टर लोग है, उन सबको मजा आ जाएगा कि देखो हम तो खिलाफ में थे ही, ये और वसुंधरा के खिलाफ भी मुद्दा मिल जाए, वसुंधरा के खिलाफ मुद्दा मेरे मुद्दा जुड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ होना जाना नहीं है। इस आंदोलन का असर केवल इतना होगा कि गुजर, जाट और मीणा जातियों में अपने नेता के लिए उत्साह, समर्पण और जोश बढ़ेगा और वो अपने अपने नेता की रक्षा के लिए मैदान में आएंगे। ऐसा कोई जोश वसुंधरा के कोई जाति विशेष तो है नहीं, व्यक्ति विशेष है, आ जाएंगे। उनके 10-15 आदमी है, उनको बीजेपी टिकट का टुकड़ा डाल देगी, वो फिर बदल जाएंगे। क्योंकि आज जिस आदमी को भाजपा का टिकट चाहिए उसके लिए भाजपा का टिकट जरूरी है, व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। अब आप देखा कि फर्क क्या पड़ना है? वसुंधरा जी हुई क्या वक्त रख दिया, क्या दे दिया उनको, क्या उन्होंने कम कम सेवा की? अब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पूरी भाजपा को खड़ा होना चाहिए था कि भाई इस पर अकेले पर क्यों लगाते हो, और भी तो लोग रहे, उन पर भी तो लगाओ। कोई नहीं बोला, बोलना नहीं चाहते। वसुंधरा का डिफेंस वो खुद है, या उसकी मित्रता है, या उसके समर्थक है। वसुंधरा का होने वाले आक्रमण से अपनी प्रतिरोधक क्षमता उनकी अपनी है, किसी और की नहीं है। इसलिए इस बात को मैं गौर मानता हूं। राइट। तो जब बात भाजपा की चल रही है और आपने
ये भी बताया कि चेहरा जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, एक चेहरा है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि पिछले दिनों जब सचिन पायलट की ये हरकत हुई थी कांग्रेस में, और उस वक्त ये माना जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी जो मसला चल रहा है, एक तरफ तो वसुंधरा राजे को सचिन पायलट के आरोपों ने घेर लिया है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो दूसरे एक नेता और एस्पिरेंट मान सकते हैं, जो सीएम कैंडिडेट के। संजीवनी घोटाले में हालांकि जोधपुर हाईकोर्ट ने आज गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है, लेकिन जो आरोप के छींटे हैं, ये कहानी क्या है और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के राजनीतिक भविष्य पर, उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर आप इससे कोई डेंट हुआ देखते हैं क्या? बहुत बड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत जिस रफ्तार से बढ़े, और क्या पता मोदी जी के को कैसे प्रभावित किया और मामूली जगह से बढ़ के मंत्री बन गए। अगर उसके खिलाफ में एसओजी जांच करती है, अशोक गहलोत कहता है कि हमारे पास प्रमाण है, प्रमाण भी आ जाएंगे। मगर एक बात तय हो गई कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत कलंक मुक्त नहीं है, कलंक लगाया गया है, आरोप मुक्त नहीं है, आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने बेल दे दी होगी, दे भी सकती है, केस खत्म भी हो जाएगा, प्रमाण भी सामने आएंगे, गवर्नमेंट भी प्रूफ देगी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत से अशोक गहलोत की व्यक्तिगत नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके पुत्र को 3,60,000 वोट से चुनाव हराया था जोधपुर में, उनमें हम भी शरीक थे। अब ना गजेंद्र सिंह के व्यक्तित्व पर, मैं गजेंद्र सिंह के व्यक्तित्व को अभी मैच्योर व्यक्तित्व नहीं मानता। पद पर आने से व्यक्तित्व नहीं बनता है, पद पर है पर व्यक्तित्व नहीं बना है, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत की ज्यादा चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। अब आरोप तो लग गए, संजीवनी घोटाला कोई बनाया हुआ तो है नहीं, सैकड़ों एफआईआर लगी हुई है, हजारों लोग दुखी है, वो बताए कि साहब मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन लोग रिकॉर्ड ला के डाल देंगे कि आपके परिवार के लोगों के पैसे गए, इंडोनेशिया पैसा गया, तो वो क्या करेंगे। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का बचाव मैंने ठेका नहीं लिया है, खुद करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जो जिस पर आरोप है वो स्वयं आरोप मुक्त हो। वसुंधरा तो कभी नहीं कहा कि मेरे आरोप से मुझे आप लोग मुक्त करो, खुद करती है, अपने हिम्मत से करती है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज नॉट ए फैक्टर इन पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, इज ए इंसिडेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। राइट। अब एक सवाल जनता को जागरूक करने के लिए थोड़ा सा हम आपसे, चूंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, वंदे भारत ट्रेन का जो हरी झंडी दिखाई गई, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भाषण भी दिया और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के बतौर उस कार्यक्रम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अशोक गहलोत साहब ने कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप जो है इस तरह के कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। दरअसल बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक रेल नहीं पहुंची है, ट्रेन नहीं पहुंची है, और उनका इशारा यह था कि पूर्ववर्ती सरकारें और पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों ने काम नहीं किया, राजनीति ज्यादा की, काम नहीं किया। अब इसमें एक हम व्यूअर्स की जानकारी के लिए एक चीज रखना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से टनल्स का काम हो रहा है इस वक्त, पिछले 8 साल में, 8.5 साल में यदि हम देखें, तो पहले हम ये मानते थे कि पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर ट्रेन का काम नहीं हो पाया अंग्रेज के जाने के बाद। अंग्रेज ने जहां तक कर दिया था, वो छुक छुक ट्रेन चलती थी हिमाचल में, और वो वहां बस वहीं तक थी, उसके आगे नहीं जा रही थी। जम्मू एंड कश्मीर में इतना जबरदस्त काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, टनल्स का, पहाड़ों को चीरकर पहाड़ों की छाती के ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। हिमाचल की बात करें और उत्तरांचल की बात करें, उत्तराखंड की, पहले तर्क यह दिया गया था कि हिमाचल और उत्तराखंड में काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि चाइना कभी अपनी फौज लेकर आ गया तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मिल जाएगा। आप देखिए कि भारत महान देश और भारत की कायरता के कितने बड़े नमूने कि हम इसलिए नहीं बना रहे थे सड़कें वहां, और इसलिए ट्रेन को नहीं ले जा रहे थे क्योंकि चाइनीज उसको काम में न ले रहे। एक अब प्रधानमंत्री ने यदि कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पहाड़ी जो हमारे जो जिले हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इन इलाकों में कुछ और इलाके हैं जहां अभी तक ट्रेन नहीं है, तो ये कहकर ठीक है उन्होंने कहा है, लेकिन डेवलपमेंट का इशारा किया है। अब अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि आप राजनीति करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि यह राजनीतिक एजेंडा है? सुभाष जी,
50 योजनाओं की घोषणा की गहलोत ने राजस्थान में। अरे सैनिटरी नैपकिन तक के प्रचार में अपना फोटो लगवाया है। ये क्या है? कोई भी आदमी काम करता है तो क्या पार्टी से मुक्त हो जाता है? क्या नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री है, भाजपा के नायक नहीं है? अरे वो अपनी पार्टी का है, वो एजेंडा कैसे एजेंडा हो गया? जब अशोक गहलोत हर प्रचार पर, हर योजना पर अपना फोटो लेके राजस्थान के अखबार से लेके बिजली के खंभे पर अपने फोटो चिपकाते हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? हम भी कह देंगे कि आप हर योजनाओं का राजनीति करोगे, करना भी है, आपकी ड्यूटी है, आपने किया है, आप लाभ उठाओगे। अगर मोदी जी आए और रेलवे के बारे में बोलते वक्त उन्होंने ये कह दिया कि 70 साल तक आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्या गलत है क्या? अरे मोदी केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी भाजपा की शीर्ष नेता है, इसलिए भाजपा के पक्ष में अपने विचार रखने का अब प्रोग्राम किसका है, कौन सा है, कहाँ का है, ये मत तो नहीं है। हर प्रोग्राम में जब मोदी जाएगा, मोदी चाहे इंटरनेशनल मीटिंग में भी जाएगा तो उसके दिमाग में कमल रहेगा। मोदी कहीं बैठेगा भी तो दिमाग में कमल रहेगा। वो मोदी जी रखते हैं, आप भी रखते हो। आप बताइए कौन से प्रोग्राम में आपने पार्टी की बात को नजरअंदाज किया? एक में भी नहीं। इसलिए गहलोत जी, आपको ये पत्र नहीं लिखना चाहिए था, आपको ये लिखना चाहिए था कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ, विकास का काम हुआ, राजस्थान में रेलों का विकास हुआ, आप आए हैं, आपने मुझे भी सम्मान किया है, मित्र जैसे पवित्र शब्द से मुझे आपने इंगित किया, मैं आपका आभारी हूँ, इसीलिए आपने चिट्ठी लिख दी। क्या मतलब है चिट्ठी का? ऐसी चिट्ठियां जाती है, फाइल में रह जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कार्यक्रम स्टेडियम बनता है उस पर राजनीति लाते हो आप? कॉन्फ्रेंस करते हो तो राजनीति लाते हो, उद्यमियों की कॉन्फ्रेंस बुला तो सरकारी खर्चे पर उस पर राजनीति लाते हो, आप लोन करते हो, पास करते हो, उस पर राजनीति लाते हो, बड़े उद्योगपतियों से मिलते हो, उस पर राजनीति लाते हो। आप करो जो जायज और मोदी करे वो नाजायज, ऐसी बात मैं नहीं मानता। राइट, तो आपने सुना, ये हैं चंद्रराजीत सिंह भी बहुत ही बेबाकी से बात करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते हैं और राजनीति में जो अनुभव है उसको आप हम सब तक लेकर आते हैं। चंद्रराजीत सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आप भी राजनीति की जो आपकी समझ है, आप क्या बताना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई राय रखना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट के जरिए लिख सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। हमें आपके सुझावों का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और साथ ही हमारे चैनल को आप YouTube पर खासतौर पर जो दर्शक देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो लगातार आप तक पहुंचते रहें और देश दुनिया की लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो हम तक आप तक ला सकें। तो ये था हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।